नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम 1761 टू 1956, कहाँ से कहाँ तक भारत का आधुनिक भारत का इतिहास 1761 से लेकर 1956 तक का जो आपका पेपर होने वाला है, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे आपको मैं करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपने 30,000 सब्सक्राइबर का, कितने सब्सक्राइबर का, 30,000 सब्सक्राइबर का भाई आपके सामने अपने टारगेट लेकर चले हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ नोट्स कहाँ पर मिलेंगे और वीडियो क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना अनिवार्य है। और कोने में दिए गए भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई ना कोई प्रोडक्ट जो खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। सबसे पहले भाई एग्जाम पैटर्न की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का आपको एग्जाम पैटर्न आपको पता है। नॉन कॉलेज का अगर आपका जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है भाई, 150 नंबर का देखने को मिलता है। कितने नंबर का देखने को मिलता है, 150 नंबर का देखने को मिलता है, जिसमें पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 60 अंक चाहिए। कितने नंबर चाहिए भाई, 60 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। रेगुलर वालों की बात करें आपके सामने तो 120 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। कितने नंबर का, 120 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं भाई, 48 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो रेगुलर वालों को 120 नंबर लाने हैं और आपके सामने जो रेगुलर वालों को कितने नंबर लाने हैं, 48। और आपके सामने जो नॉन कॉलेज वाले उनको 60 नंबर की लड़ाई लड़नी होती है पास होने के लिए। अब आपके सामने बात करें पेपर के पैटर्न की, तो जैसा कि पिछला ट्रेंड था वैसे तो आप दे चुके हो, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सेक्शन ए जिसके अंदर आपको 10% छोटे वाले देखने को मिलेंगे। कौन से 10% आपको छोटे वाले पर्सन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पर्सन आपको 2 अंक का 4 अंक का देखने को मिलता है। इस हिसाब से 40 अंक आपके हो जाते हैं। और आपको इनका सॉल्यूशन 2 से 3 लाइनों में देना होता है। कितने लाइनों में, 2 से 3 लाइनों में आपको देना होता है। लगभग 20 शब्दों में आपका इसका सॉल्यूशन करना होता है। फिर अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके सामने कितने देखने को मिलते हैं भाई, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक, कुल मिला के 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक एक प्रश्न आता है तो 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई 2 प्रश्न जो आपको अच्छा लगे वो करना होता है। जो प्रश्न आपको अच्छा लगे वो प्रश्न आप अच्छे से कर देना। 2 प्रश्न आपको करने होते हैं, जिसमें से आपके सामने 200 शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना आता है। 200 या 150 शब्दों में, जिसका अर्थ आपको 1.5 पेज, आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे पीछे का आपको पेज है वो भरना होता है। इस हिसाब से आपको 1.5 पेज इसमें कंप्लीट करने होते हैं। फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। कौन से आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चनों की बात करें तो प्रत्येक पर्सन, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक यूनिट से, जितने भी जो यूनिट है उससे 2 पर्सन देखने को मिलते हैं। यूनिट फर्स्ट से 2 पर्सन, यूनिट सेकंड से 2 पर्सन, यूनिट थर्ड से 2 पर्सन और यूनिट 4 से 2 पर्सन देखने को मिलते हैं। और कोई आपको एक एक जो पर्सन है वो करना होता है। समझ में आ गया। इस हिसाब से आपको 4 लॉन्ग टाइप पर्सन करने होते हैं। और प्रत्येक पर्सन का सॉल्यूशन 300 शब्दों में, कितने शब्दों में, 300 शब्दों में करना होता है। 300 शब्द का अर्थ 2.5 पेज भरना, आगे पीछे का एक पेज भरना, दूसरा आगे पीछे का एक पेज भरना और तीसरे वाला आधा पेज भरना। इस हिसाब से आपको 2.5 पेज हैं वो कुल भरने होते हैं। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई भी कितने पेजेस आपको ऑलमोस्ट भरने हैं। अब पेजेस की बात करें तो 15 से ज़्यादा अगर पेज आप भर के आते हो तो आपको क्या है, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अब एक सवाल और आता है, सर मेरा तो पेपर मेरे को आता था लेकिन छूट गया, तो मैं बताऊं आपको, शुरुआत के 30 मिनट में आप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर लिया करो। आपके सामने अगले 30 मिनट में आपके सामने जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो कर लिया करो। 1 घंटा आपका पूरा हो गया, 2 घंटे आपके पास आराम से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए बच जाता है। अब इसको 30 या 45 मिनट में सल्टा सकते हो भाई, और बाकी के आपको 2 घंटों में बाकी का पेपर सल्टा लेना होता है। वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप 2 घंटे से पहले ही कर लेते हो। चलिए भाई, सारी जानकारी आपको दे दी है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का ये आपका पेपर है 1761 से लेकर 1956 तक का। कब पेपर होगा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो पेपर होगा 1761 से लेकर 1956 का। इसके बारे में अब विस्तार से अध्ययन करेंगे, कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट की बात करें, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठा कॉन्फिडरेसी एंड द एग्जामिन द कॉजेज ऑफ द मराठा डिक्लाइन।
क्या बताना आपको, डिस्क्राइब करना है कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ ब्रिटिश इंडिया के बीच में और मराठा कॉन्फेडरेसी है उसके बीच में। समझ में आ गया। अंग्रेजों और मराठा मराठा संघ के बीच में होने वाले संघर्ष का वर्णन कीजिए तथा मराठाओं के पतन के कारणों के बारे में बताइए कि मराठा हैं उनका पतन किस कारण हुआ, आपको उसके बारे में बताना है। किस तरीके से अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो अनेक युद्ध देखने को मिले उनके पीछे क्या कारण रहा है उसको भी आपको बताना है। क्या बताना है, अंग्रेज और मराठा संघ के बीच में संघर्ष क्यों हुआ और मराठाओं का फिर उसके बाद में पतन कैसे देखने को मिलता है, ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अच्छे से इस प्रश्न को करके जाना है आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको एनालाइज द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, मैसूर, अवध एंड सिंध इन पंजाब। क्या एनालिसिस करना आपको, एनालिसिस द एक्सपेंशन, किस तरीके से जो अंग्रेजों के द्वारा एक्सपेंशन किया गया, कंसोलिडेशन किया गया बंगाल रूल, कहाँ पर, बंगाल के अंदर, मैसूर के अंदर, अवध और सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर। तो हर जगह के आपको थोड़ा थोड़ा देख कर जाना भाई। बंगाल, मैसूर, अवध और सिंध और पंजाब में ब्रिटिश शासन के विस्तार व सुदृढ़ीकरण की आपकी नीति के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बंगाल। कौन सा, आप इन सब चीज़ों को अगर इतना भी नहीं पढ़ना चाहते हो सिर्फ ऐसे पढ़ लेना, बंगाल में ब्रिटिश शासन के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के बारे में बताइए। कैसे आपके सामने ब्रिटिश राज्य है जो अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर राज किया था, समझना क्या रणनीति अपनाई थी उन्होंने बंगाल पे राज करने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। अगले वाले पर्सन की तरफ अगर अपन आगे बढ़ें, critically examine the subsidiary alliance and doctrine of Laplace at the instrument of British imperialism। किसके बारे में बताना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है सब्सिडरी अलायंस को और डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्लेस को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपकरणों के रूप में सहायक संधि एवं लेप्स के सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या करना है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपकरणों के रूप में कैसे काम किया सहायक संधि ने, और लाप्लास का जो सिद्धांत था, लैप्लेस का जो सिद्धांत है उसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना। आलोचनात्मक परीक्षण क्या होता है, आपके सामने आपको थोड़ी बढ़ाई भी करनी है और फिर थोड़ी सी उसके अंदर कमियां भी निकाल देनी है। दोनों की दोनों चीजें आपको साथ में ही करनी होती हैं। मतलब कमियां और आपके सामने जो खूबियां और कमियां दोनों की दोनों आपको साथ की साथ बता देनी है, सहायक संधि और जो लैप्लेस का सिद्धांत है उसके बारे में। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने यूनिट नंबर 2 की तरफ, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड कॉलोनियल इकोनॉमी, जो 1857 की क्रांति और उपनिषद काल के बारे में आपको बताना है। एनालिसिस द कोजेज, नेचर एंड द रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के पीछे क्या क्या कारण रहे उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, 1857 के विद्रोह के कारण स्वरूप और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। कैसे क्यों देखने को मिली आपको 1857 की क्रांति, उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या स्वरूप रहे, और फिर आपके सामने अंत में उनका क्या रिजल्ट निकला उन सब लड़ाइयों का, उसको क्या करना आपको एनालिसिस करना है पूरे के पूरे का। अच्छे से कर लेना भाई इस पर्सन को, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला वाला प्रश्न, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कॉलोनिकल इकोनॉमी विद द स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ ड्रेन एंड वेल्थ एंड डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। क्या बताना आपको, जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ वेल्थ के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, आपको पता है काफी बार ये प्रश्न आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेल्थ वाला, धन निष्कासन वाला प्रश्न। दादा भाई नेरोजी के द्वारा के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत क्या होता है भाई, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से आपके सामने सारा का सारा पैसा निकाल लेते थे, है ना, और अपने पास रख लेते थे, है ना। अपने पास रखकर क्या तो अंग्रेज इंग्लैंड भेज देते थे या अपने खर्चों में लगा देते थे। तो इसी को धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका कुटीर उद्योगों के आपके सामने गिरावट में कैसे प्रभाव पड़ा उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें, एलिवेट द रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक द ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन। तो यह प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि भारत में समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में आपको बताना है। भारत के प्रमुख समाज सुधार आंदोलनों के बारे में बताइए। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज व रामकृष्ण मिशन जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका पर मूल्यांकन कीजिए। कैसे ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की व रामकृष्ण मिशन जैसे जो धर्म सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उसकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्म समाज की क्या था, आर्य समाज क्या था और रामकृष्ण मिशन क्या था, ये तीनों के तीनों आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो मिशन थे इनके बारे में आपको बताना है। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, नेशनल जो मूवमेंट हुआ, भारतीय जो आपके सामने स्वतंत्रता का आंदोलन है उससे संबंधित प्रश्नों को आपको बताना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई इसमें भी। पहले पर्सन की तरफ बढ़ें। पहला पर्सन है ट्रेस द इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड एग्जामिन द रोल ऑफ मॉडरेट्स इन द अर्ली फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। क्या बताना आपको, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की विवेचना कीजिए। मतलब भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसका उदय कैसे होता है, भारत का जो राष्ट्रवाद का जो आंदोलन है उसका उदय कैसे होता है, इसके बारे में बताना है। तथा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरणों के बारे में बताना। और क्या बताना है, जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, कौन सा आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ उसमें उदारवादियों का क्या योगदान था, किसका, उदारवादियों का आपके सामने क्या योगदान था उसके बारे में आपको बताना है। उदारवादियों ने किस तरीके से भूमिका निभाई भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। धर्मदल गरमदल वाला प्रश्न है, वही प्रश्न है भी। अगले वाला प्रश्न है क्रिटिकली एनालिसिस द मेथड्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयन मूवमेंट्स नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है। समझ में आ गया, कौन कौन से आप जो गांधी जी के द्वारा मूवमेंट किए गए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। इस किसी को मत पढ़ना, क्विट इंडिया मूवमेंट को पढ़ लेना और आपके सामने असहयोग आंदोलन को पढ़ लेना। ये दो, इसको चाहे सिविल डिसोबीडियंस को छोड़ देना, क्विट इंडिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ लेना। कि कौन सा, असहयोग आंदोलन पढ़ लेना और आपके सामने भारत छोड़ो आंदोलन है उसको अच्छे से पढ़ लेना। इन दोनों का आपके सामने क्या महत्व रहा इन दोनों आंदोलनों का, इसके आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें। एग्जामिन द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वदेशी एंड होम रूल मूवमेंट। उग्र राष्ट्रवाद के उदय एवं स्वदेशी तथा होम रूल आंदोलन के महत्व के बारे में बताइए। तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, स्वदेशी आंदोलन की कैसे शुरुआत होती है, और होम रूल आंदोलन, जो होम रूल लीग का आंदोलन है उसके महत्व के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, समझ में आ गया। उग्र राष्ट्रवाद की उदय कैसे होता है, स्वदेशी आंदोलन की कैसे शुरुआत होती है, होम रूल आंदोलन का क्या महत्व उसके बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना आपको। चलिए लास्ट नंबर यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 की तरफ। अदर स्टेट्स एक्ट एंड इंडिपेंडेंस, किसके बारे में बताना है, अदर स्टेट्स एक्ट और इंडिपेंडेंस के बारे में बताना आपको। पहला प्रश्न है एक्सेस द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में बताइए। तो बताओ भाई, आपके सामने सुभाष चंद्र बोस है, उनकी क्या भूमिका रही थी, और आपके सामने जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी क्या भूमिका रही थी, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें। क्रिटिकली एग्जामिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 909, 1919 और 1935। मत पढ़ना चाहिए आपके सामने, सिर्फ 1935 वाला पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछा जाएगा। अभी तो भाई आपके पास टाइम है तो सारे पढ़ लो एक बार। तो 1909, 1935 का भारत सरकार अधिनियमों की आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। क्या करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। डिस्कस द कॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या डिस्कस करना है, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है और प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बताना आपको प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस के। भारत विभाजन के कारणों की विवेचना कीजिए तथा स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो भारत का जो विभाजन हुआ उसके पीछे क्या क्या कारण है उसके बारे में बताना है, और स्वतंत्रता के बाद में जो देशी रियासतें हैं उसका एकीकरण की क्या प्रक्रिया थी उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छे से इन सब प्रश्नों को आपको करके चले जाना। जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे आपको बता दिए भाई।